हेलो हेलो हेलो, मेरा नाम है मुजम्मिल। मेरी एज है 80 और मैं आपकी तरह एक नीट एस्पिरेंट हूँ जिसने ये साल पहला ड्रॉप लिया है। तो आज हम वापस आ गए हैं पार्ट 2 के अंदर ऑफ ब्रीदिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस के अंदर। तो पिछले लेक्चर के अंदर हमने इंट्रोडक्शन वाला पार्ट अपना कवर किया था, जिसके अंदर हमने 3 सब टॉपिक पढ़े थे। जो पहला टॉपिक था ब्रीदिंग विद रेस्पिरेशन, मतलब ब्रीदिंग को अच्छे से समझा था और रेस्पिरेशन को अच्छे से समझा था, और ब्रीदिंग और रेस्पिरेशन में क्या डिफरेंस होता है वो वाली चीजें हमने समझी थी। इसको हमने बहुत अच्छे तरीके से समझा था। फिर हमने पढ़ा था कि हमें ब्रीदिंग करने की क्या नीड होती है, हमें किस लिए ब्रीदिंग करते हैं। तो उसका नॉर्मली आंसर था ऑक्सीजन को यूटिलाइज करने के लिए हम ब्रीथ करते हैं, ताकि अपने बॉडी के अंदर एनर्जी आ सके। फिर उसके बाद हमने पढ़ा था रेस्पिरेटरी ऑर्गन, मतलब डिफरेंट लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन के अंदर और हैबिटेट के अंदर जो एनिमल्स होते हैं उनके रेस्पिरेटरी ऑर्गन डिफरेंट डिफरेंट होते हैं। तो आज इसका अपग्रेडेड वर्जन हम पढ़ेंगे पूरे अच्छे से। तो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है डिफरेंट रेस्पिरेटरी ऑर्गन इन डिफरेंट एनिमल्स, मतलब डिफरेंट एनिमल के अंदर कितने डिफरेंट डिफरेंट टाइप के रेस्पिरेटरी होते हैं, कैसा कैसा उनके अंदर रेस्पिरेटरी सिस्टम होता है, वो अपने अच्छे से पढ़ेंगे। तो अपना पहला है यूनिसेल्यूलर ऑर्गेनिज्म, मतलब जो यूनिसेल्यूलर ऑर्गेनिज्म होता है लाइक अमोबा, पैरामीशियम, उनके अंदर क्या होता है पता है? एक सिंगल सेल होता है। अभी डायरेक्ट ऑक्सीजन आया और डायरेक्ट निकल गया, मतलब सिंपल डिफ्यूजन होता है। सिंपल डिफ्यूजन वाया सेल, सेल के अंदर ही हवा आई और निकल गई, बहुत सिंपल होता है डिफ्यूजन। फिर उसके ऊपर आता है पोरीफेरा, जिसे हम स्पॉन्जिस भी कह सकते हैं। मतलब पोरीफेरा के अंदर क्या होता है पता है? कि एक का ऐसा होता है एनिमल जिनके अंदर छोटे छोटे से होल होते हैं, इसको स्पोरीफेरा कहते हैं। जैसे कि हम बाथ स्पॉन्ज टाइप कह सकते हैं, जो बाथिस का स्पॉन्जिस आते हैं ना, वैसे टाइप के। तो इसके अंदर भी हवा आएगी, यहाँ से निकल जाएगी। तो पोरीफेरा पोरीफेरा है, फिर सिलेंटेटा है, टिनोफोरा है, प्लेथी हेलमिंथेस है। इनके अंदर भी सिंपल डिफ्यूजन वाया जनरल बॉडी सरफेस, इसके अंदर टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनिज्म, ऑर्गन लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन कंप्लीट हो चुकी है। तो ये वाया सेल नहीं होगा, वाया जनरल बॉडी सरफेस होगा। फिर हम बात करते हैं अर्थवर्म की। अर्थवर्म मतलब प्लेटी हेलमिंथेस का एक पार्ट हो गया। प्लेट लाइक ऑर्गेनिज्म, मतलब मॉइस्ट क्यूटिकल के द्वारा वो करेंगे, मतलब जो इनका बॉडी सरफेस है वो बहुत ही मॉइस्ट है। तो मॉइस्ट है तो ऑक्सीजन डायरेक्ट आएगा और ये भी निकल जाएगा। ऐसे ही अर्थवर्म के अंदर अपना रेस्पिरेटरी सिस्टम होता है। फिर अर्थ्रोपोडा, ये थोड़ा हायर लेवल है। तो मतलब जो लैंड पे रहते हैं इंसेक्ट, लैंड इंसेक्ट है, टेरेस्ट्रियल इंसेक्ट है, उनके पास है ना सिंपल ट्रेकियल ट्यूब होती है। बस आपको याद कर लेना, ट्रेकिया की ट्यूब होती है। तो फिर जो इन वाटर है एनिमल्स जो वाटर के अंदर रहती है, अर्थोपोडा के अंदर जो वाटर वाले होते हैं, उनके पास सिंपल गिल लाइक स्ट्रक्चर होता है, सिंपल गिल लाइक स्ट्रक्चर होता है। फिर हम बात करते हैं मोल्यूस्का की। इनके पास भी नॉर्मली वाटर के अंदर देखते हैं तो गिल्स होते हैं और ब्रेंकियल रेस्पिरेशन होता है, मतलब सिंपल ब्रोंकियल का सिस्टम होता है। फिर बात करेंगे हम एकाइनोडर्म्स। तो अपने को पता है एकाइनोडर्म्स के बाद क्या होता है? ट्यूब फीड्स होती है नॉर्मली, मतलब ट्यूब्स होती है और उसके द्वारा रेस्पिरेशन कर सकते हैं। और अपना आ गया फिश। फिश के अंदर तो नॉर्मली हम सबको ही पता है कि गिल्स होते हैं। फिश के पास क्या होता है? गिल्स होते हैं। और ह्यूमंस के पास क्या होता है पता है? कि ह्यूमंस के पास है ना सिंपल लंग सिस्टम होता है। ह्यूमन जो हम अपना ह्यूमंस होते हैं वो वाटर में जाएंगे तो अपने पास गिल सिस्टम नहीं है, तो हम वाटर के अंदर रेस्पिरेशन नहीं कर सकते। और फिश के पास सिंपल अपना जो रेस्पिरेटरी अपना ऑर्गन है, लंग सिस्टम है, वो फिश के पास नहीं होता। तो फिश क्या करती है? टेरेस्ट्रियल पे आएंगी तो वो भी ब्रीद नहीं कर पाएंगी। मतलब जो हैबिटेट होता है वो भी अफेक्ट करता है और लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन भी अफेक्ट करती है। सिंपल ये जो पूरा चार्ट जो मैं बता रहा हूँ उसका कहने का मतलब ही यही है। अभी फ्रॉग को आपको पता है 3 तरीके से रेस्पायर कर सकता है। एक लार्वा के स्टेजेस के अंदर, एडल्ट फ्रॉग के अंदर भी डिफरेंट होता है। मतलब जो फ्रॉग लार्वा होगा, मतलब टेडपोल के रूप में होगा, तो वो एक्वेटिक होगा, तो सिंपल डिफ्यूजन के थ्रू अपना बॉडी सरफेस के द्वारा रेस्पायर करेगा। फिर जो अडल्ट फ्रॉग होता है वो 3 टाइप से रेस्पिरेशन कर सकता है।
एक तो क्यूटेनियस मतलब बॉडी सरफेस के द्वारा, फिर पल्मोनरी जो अपने जो ह्यूमन करते हैं वैसा ही सिस्टम इनके अंदर भी होता है। एक होता है बक्कोफेरेंजियल सिस्टम, ये फ्रॉग के अंदर 3 रेस्पिरेटरी सिस्टम होते हैं। फिर जो अपने नॉर्मल एम्फीबियंस होते हैं, रेप्टाइल्स होते हैं, एव्स मारने बर्ड फिर मेमल, इनके अंदर लंग्स होते हैं। नॉर्मली अपने को ये चीजें पता होती है। ये थोड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि एम्फीबियन, रेप्टाइल, एव्स मतलब बर्ड, एव्स को हम बर्ड भी कहते हैं। और मेमल्स के अंदर ऐसे डिफरेंट डिफरेंट टाइप के लंग्स होते हैं, पर थोड़ा सा चेंज होता है। मतलब ह्यूमंस के अंदर 4 चैम्बर होता है, तो बर्ड्स के अंदर कुछ अलग ही चैम्बर होते हैं, मतलब 3 चैम्बर भी हो सकता है या 2 चैम्बर, ऐसा ऐसा थोड़ा डिफर करता रहता है। अभी हम अच्छे से मस्त मस्त अपना अच्छा वाला टॉपिक आ गया है, इसको बहुत अच्छे से क्रैक करेंगे। ये मतलब कि बहुत सबको लगता है कि बहुत कॉम्प्लिकेटेड टॉपिक है, पर मैं इसको बहुत अच्छे से समझाने वाला हूँ। ये पूरे हैंड रिटन नोट्स है जिसको मैंने बहुत मेहनत करके बनाया है, तो आप इसके लिए एक सब्सक्राइब, लाइक और कमेंट तो कर ही सकते हैं, तो अच्छे से आपको समझ आ जाए। तो चलो इसके लिए हम आगे पढ़ते हैं। तो ह्यूमन का पूरा रेस्पिरेटरी सिस्टम हम इसके अंदर पढ़ने वाले हैं। इसके अंदर सिर्फ पाथवे होंगे और आगे के जो फ्लो चार्ट है उसके अंदर पूरा डायग्राम, ये पूरा डायग्राम है, मैं उसको डायग्राम के थ्रू आपको पूरा समझा दूंगा। तो पहले हम डायरेक्ट जो होता है ग्राफ के थ्री, जो छोटा सा ग्राफ बनाया मैंने ऐसा टाइप का, उसके अंदर से मैं आपको बता देता हूँ। ये पूरा कंडक्टिंग पार्ट है रेस्पिरेशन का, ब्रीदिंग का। तो ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम ये पूरा फ्लो चार्ट है, तो मैं आपको पूरा फ्लो चार्ट के अंदर समझा दे रहा हूँ। तो पहले होते हैं एक्सटर्नल नोस्ट्रिल, मतलब ये अपर पार्ट ऑफ लिप्स होता है, जो उसको हम नोज कह सकते हैं। जो नोज के 2 होल्स होते हैं जिसके थ्रू हम रेस्पिरेशन करते हैं, उसको कहते हैं एक्सटर्नल नोस्ट्रिल। फिर नेजल पैसेज, मतलब जो अपना नोज का कंडक्टिंग पार्ट होता है, जो ये वाला जो नोज के होल से डायरेक्ट जाता है, उसको हम नेजल पैसेज कहते हैं। मैं आपको डायग्राम में भी एक बार समझा देता हूँ। तो ये अपना एक्सटर्नल नोस्ट्रिल है। तो नेजल पैसेज क्या है, जो होल्स थे उसके बाद जो नेजल पैसेज आता है उसको हम नेजल पैसेज कहते हैं, बराबर। फिर नेजल चेम्बर आएगा। नेजल चेम्बर मतलब हवा नोज से आगे पूरी चली गई है। फिर अपना आता है फेरिंग्स। फेरिंग्स क्या होता है, कॉमन पैसेज फॉर फूड एंड एयर, मतलब यहाँ से अपना फूड पाइप भी होती है और एयर की पाइप भी होती है। इसको तो ये इंपॉर्टेंट है, एमसीक्यू में बहुत बार पूछे जा सकते हैं। अभी हम पढ़ने वाले हैं लेरिंग्स। लेरिंग्स को हम साउंड बॉक्स कहते हैं, पर ये साउंड बॉक्स होता नहीं है। ये बहुत बार एमसीक्यू में पूछे है कि जो लेरिंग्स है उसको हम साउंड बॉक्स कह सकते हो, तो उसका आंसर होगा हमेशा यस। पर लेरिंग्स ही साउंड बॉक्स है, तो उसका आंसर रहेगा हमेशा रॉन्ग। तो लेरिंग्स के पास हैज पार्ट कैलेट ग्लोटिस, इसको हम एपिग्लोटिस भी कह सकते हैं। इसका क्या पार्ट होता है मैं आपको अच्छे से समझा देता हूँ। जो ग्लोटिस होता है, एपिग्लोटिस, तो समझो कि फूड यहाँ से फूड जाएगा, ये फूड पाइप है, और ये अपना रेस्पिरेटरी पार्ट है, यहाँ से अपना एयर जाएगा, ऑक्सीजन जाएगा, बराबर। यहाँ से पूरी ऑक्सीजन जाएगी। फिर क्या होता है पता है, यहाँ पे एपिग्लोटिस होता है, थीन कार्टिलेजियस कैलेट एपिग्लोटिस। इसका काम क्या होगा पता है, नॉर्मल ये क्या करेगा, जब हम सांस ले रहे होता है ना, तब ये फूड पाइप को ब्लॉक करेगा। और जब हम फूड खा रहे हैं, अगर हम कुछ ईट कर रहे हैं, तब ये एपिग्लोटिस एयर वाली जो एयर पाइप होता है उसको कवर कर लेगा, ताकि जब हम रेस्पिरेशन करें तो हम रेस्पिरेशन के थ्रू जो एयर लेंगे वो फूड पाइप के अंदर ना चली जाए, और जो हम फूड खा रहे हैं वो तब रेस्पिरेटरी ट्रैक के अंदर ना चले जाए। तो ये रेस्पिरेटरी पार्ट हो गया अपना, ये फूड पाइप हो गया। तो हम आगे बढ़ते हैं अपने फ्लो चार्ट के अंदर। तो ये किस चीज की बनी है, तो फॉर्म ऑफ कार्टिलेज, ये कार्टिलेज की बनी है। कार्टिलेज के बाद ट्रेकिया आएगा। ये भी एमसीक्यू में पूछा गया कि ट्रेकिया को हम क्या कहते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ट्रेकिया को हम विंड पाइप कहते हैं। तो फिर ट्रेकिया के बाद ये वाला भी पॉइंट इंपॉर्टेंट है। तो ट्रेकिया के बाद ये ट्रेकिया डिवाइड हो जाती है। कहाँ पे डिवाइड होती है, तो ध्यान रखना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ अब। तो ट्रेकिया के अंदर 5th थोरेसिक वर्टिब्रेट के पास
ये डिवाइड होती है, ये एमसीक्यू में पूछा गया है, पीवाईक्यू है। डिवाइड इनटू लेफ्ट एंड राइट प्राइमरी ब्रोंकियोल एट द लेवल ऑफ फिफ्थ थोरैसिक वर्टिब्रेट। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, स्टार बना लेना अपने नोट्स के अंदर इसको। फिर प्राइमरी ब्रोंकियो डिवाइड होकर सेकेंडरी ब्रोंकी, फिर टर्शियरी ब्रोंकाई, क्वाटरनरी ब्रोंकाई, फिर इनिशियल ब्रोंकाई, फिर टर्मिनल ब्रोंकाई, ऐसे करके डिवाइड होती है। फिर उसके बाद अपना रेस्पिरेटरी वाला पार्ट आता है। ये जो रेस्पिरेटरी पार्ट है, एल्वियोलाई डक्ट, ये क्या होता है पता है? ये एक लंग्स के अंदर 100 मिलियन से भी ज्यादा होते हैं। ये मतलब एक फैक्ट है जो आपको समझना चाहिए जनरल नॉलेज के रूप में। और एल्वियोलाई का शेप कैसा है? इरेगुलर होते हैं, बैग लाइक होते हैं, जो एयर को कंडक्ट कर सके, वस्कुलर स्ट्रक्चर होता है। तो अब हम पढ़ने वाले हैं पूरा रेस्पिरेटरी सिस्टम इन डायग्राम फॉर्मेट। तो डायग्राम के अंदर पहली चीज आती है अपनी एक्सटर्नल नोस्ट्रिल। एक्सटर्नल नोस्ट्रिल के बाद आएगा अपना नेजल पैसेज, जो अपना नोज के अंदर कंडक्टिंग पार्ट होता है एयर के लिए, उसको नेजल पैसेज बोलेंगे। फिर नेजल का चैम्बर आएगा जहां एयर पहुंच जाती है। फिर नेजल चैम्बर के बाद आएगा फेरिंक्स, जिसको हमने पढ़ा था, ये कॉमन होता है फॉर फूड एंड एयर, एक कॉमन एरिया होता है। फिर आता है अपना माउथ, यहाँ पे माउथ है, माउथ, फिर अपने ओरल कैविटी है ये वाली। ओरल कैविटी के बाद ये भी फेरिंक्स के अंदर ही आता है, मतलब एयर भी फेरिंक्स के अंदर आएगी और फूड भी एक टाइम पे फेरिंक्स के अंदर आएगा। फिर उसके बाद आता है लेरिंग, जिसको हम साउंड बॉक्स कह सकते हैं। ये साउंड बॉक्स होता नहीं है। फिर आता है फेरिंक्स के बाद लेरिंग्स, लेरिंग्स के बाद ट्रेकिया, ट्रेकिया, और ट्रेकिया के बाद आता है जो अपना जो प्राइमरी ब्रोंकिया है, ट्रेकिया डिवाइड कर जाता है कहाँ पे? तो हमने पढ़ा था फिफ्थ थोरैसिक वर्टिब्रेट के अंदर ये डिवाइड हो जाता है। तो फिर प्राइमरी ब्रोंकियोल के अंदर डिवाइड हुआ, सेकेंडरी ब्रोंकियोल, टर्शियरी ब्रोंकियोल, क्वाटरनरी ब्रोंकियोल, फिर इनिशियल ब्रोंकियोल, फिर टर्मिनल ब्रोंकियोल, अपना एल्वियोलाई। फिर एल्वियोलाई के अंदर ये जो होती है अपनी एल्वियोलाई की डक्ट होती है, ये एल्वियोलाई होता है। तो ये पूरा अपना रेस्पिरेटरी पैसेज हो गया डायग्राम के फॉर्मेट के अंदर। तो अब देखो एक और चीज एडिशनल पढ़ते हैं। ये सी शेप्ड होती है, कार्टिलेजियस मसल की तरह की होती है। सी शेप्ड इनकम्प्लीट कार्टिलेजिनियस रिंग होती है, आर फॉर्म ट्रेकिया टू इनिशियल ब्रोंकियोल। मतलब ये क्या होता है पता है? ये लंग्स को जोड़ के रखता है, लंग्स को जोड़ के रखता है थोरैसिक कैविटी की तरफ, ताकि लंग्स पूरा डिले ना हो जाए। और ये कहां से कहां तक होते हैं? तो ये ट्रेकिया से स्टार्ट होते हैं। ट्रेकिया से स्टार्ट होने के बाद ये इनिशियल ब्रोंकियोल तक होते हैं। इसको स्टार मार्क कर दो, ये भी एमसीक्यू के अंदर आ सकता है। तो अब इसकी पूरी एक जो अपना कहता है ना डिटेल में जो पढ़ने वाला है ना, ये उसकी थोड़ी सी डिटेल है। तो ये 4 क्वेश्चन है और ये 4 क्वेश्चन का आंसर है, जिसको आपको एक बार पढ़ने से पूरा समझ आ जाएगा। तो लंग्स कंप्राइज्ड ऑफ प्राइमरी ब्रोंकियोल, सेकेंडरी, टर्शियरी, क्वाटरनरी, इनिशियल, टर्मिनल ब्रोंकियोल प्लस एल्वियोलाई, ये पूरा लंग्स होता है। ये जो लेरिंग्स है, फेरिंग्स है, वो सब लंग्स के पार्ट नहीं होते, वो तो अपना रेस्पिरेटरी सिस्टम के अंदर का पार्ट होता है। फिर जो ट्रेकिया कहाँ से कहाँ डिवाइड करता है, प्राइमरी ब्रोंकियोल तक। तो अपने ने बहुत अच्छे से ये वाली चीज पढ़ी है, 2 से 3 बार मैं आपको बता चुका हूँ। फिफ्थ थोरैसिक कैविटी पर ये डिवाइड होता है। व्हाट डज एपिग्लोटिस डू, ये भी मैंने आपको बहुत अच्छे से पढ़ाया था। कवर द ग्लोटिस व्हेन वी इंगल्फ फूड so that cannot enter वाइन पाइप। जब हम फूड होता है उसको खाते हैं, तब एपिग्लोटिस का एक काम होता है, जो अपना एयर पाइप होता है, विंड पाइप भी बोल सकते हैं, उसको ये कवर कर लेगा। ये एपिग्लोटिस का काम होता है।
जो मैंने आपको पहले अच्छे से पढ़ा है। इनकम्प्लीट कार्टिलेजियस रिंग आर प्रेजेंट इन, तो मैंने तो आपको बताया ऊपर डायग्राम के अंदर, ये ट्रेकिया से इनिशियल ब्रोंक्यूल तक होता है। तो ये हो गया, अभी अपना लास्ट पार्ट आ गया है। आज के लेक्चर के अंदर ये अपना लास्ट पार्ट होगा। फिर आने वाले लेक्चर के अंदर मैं आपको पढ़ाऊंगा मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग। तो अपना लास्ट जो भी टॉपिक है उसको कवर करते हैं। तो अब हम लास्ट पार्ट के अंदर पढ़ने वाले हैं स्ट्रक्चर ऑफ लंग्स। हाँ, अब हम लंग्स के स्ट्रक्चर तक पहुंच गए हैं। जो लंग्स होते हैं अपने जो बॉडी के अंदर, उसके स्ट्रक्चर तक पहुंच गए। आप देख रहे हो हमने कहाँ से स्टार्ट किया था, अब कहाँ तक पहुंच गए। अब ये वाली चीज थोड़ी डिफिकल्ट होती है, तो मैं आपको अच्छे से तरीके से ये भी क्रैक करके समझाने वाला हूँ। तो ये अच्छे से नोट्स इसके भी बने हुए हैं, तो आपको पूरा अच्छे से समझा दूंगा। कवर एंड एयर टाइट नेचर, जो लंग्स होते हैं कवर एंड एयर टाइट नेचर होते हैं। एयर टाइट मैं आपको अभी थोड़ी देर में समझाता हूँ, फिर हम लंग्स का पूरा स्ट्रक्चर समझ लेते हैं पूरा अच्छे से। तो ये होता है अपना लंग्स। तो लंग्स कितने होते हैं नंबर में, तो अपने पास 2 लंग्स होते हैं, एक लेफ्ट साइड वाला एक राइट साइड वाला पूरा लंग्स होते हैं। लंग्स कहाँ पाया जाता है, तो अपने ने अभी तक पढ़ा, चिक चिक के पढ़ा है, फिफ्थ थोरैक्सिक कैविटी, फिफ्थ थोरैक्सिक कैविटी। तो यही वही चीज है, थोरैक कैविटी के अंदर ये पाए जाते हैं। तो अभी लंग का स्ट्रक्चर पढ़ते हैं। तो लंग्स की 2 लेयर होती है जिसको हम प्लूरा कहते हैं। तो ये जो बाहर वाली लेयर होगी इसको हम आउटर प्लूरा कहते हैं। ये क्या करती है, कनेक्ट विथ थोरैक लाइनिंग, मतलब जो अपनी बाहर की जो लाइनिंग होगी लंग्स उससे कनेक्ट करता है विद द हेल्प ऑफ आउटर प्लूरा। अभी जो इनर प्लूरा है ना, वो क्या करेगा बताए, इट कॉन्ट्रैक्ट विद लंग्स। मतलब सिंपल सी बात है, जो इनर वाली साइड होगा लंग्स के बहुत करीब होगा तो कॉन्टेक्ट विद लंग्स रहेगा, और जो बाहर की तरफ है वो थोरैक की लाइनिंग की तरफ रहेगा, मतलब वो आउटर की पार्ट है। बहुत ये सिंपल सी चीज है। और ये जो पार्ट है अपना जो भी अंदर की चीज है उसको हम लंग्स कहते हैं। और ये लंग्स किससे भरा हुआ होता है, तो फिलेड विद प्लूरल फ्लूइड। प्लूरल फ्लूइड का जो काम क्या होता है, ये फ्रिक्शन होती है ना, जो लंग्स की मूवमेंट होती है बहुत सारी, तो उसको रिड्यूस करता है। तो जो अभी मैंने आपको बताया था कि ये पार्ट मैं आपको बाद में समझाने वाला हूँ, तो ये पार्ट मैं आपको बताता हूँ कि लंग कैसे एयर टाइट होते हैं, कि लंग के अंदर कोई भी एडिशनल एयर नहीं जा सकती। तो देखो वेंट्रली मतलब सामने के साइड जो अपनी बॉडी होती है उसके पास स्टर्नम होता है, मतलब ये जो थोरैक्सिक कैविटी बोल रहे, फिफ्थ थोरैक्सिक कैविटी, फोर्थ थोरैक्सिक, फिफ्थ थोरैक्सिक, ऐसे करके अपने लंग्स होते हैं। तो इसको जो कहते हैं, इस वाले पार्ट को हम स्टर्नम कहते हैं। ये अगर हम हमारी बॉडी का जो मांस है, जो वेन्स है, सब निकाल दे तो बोन्स देखे, तो ये बोन्स ऐसी दिखेगी अपने को आगे के साइड से। फिर डोर्सल साइड मतलब पीछे की साइड से वर्टिब्रल कॉलम पूरा कवर करता है। फिर लेटरल मतलब आजू बाजू की साइड से हम देखें तो रिब का केज होता है, मतलब यही जो अपना रिब का केज है यही आजू बाजू की साइड से भी कवर करेगा, पीछे की साइड से कवर करेगा। और जो बिलो होता है, बिलो वो डायफ्राग्राम से कवर होता है। जैसे कि ये है ना हमारा डायग्राम, तो ये जो नीचे की साइड होगा ना, लंग्स के नीचे की साइड, वो पूरा डायफ्राग्राम होगा। डायफ्राग्राम ये जो यहाँ के नीचे की साइड ऐसे ऐसे होगा, उसको हम डायफ्राग्राम कहते हैं, उससे भी कवर होता है। तो एक चीज जो समझने लायक है, अगर मैं एक गुब्बारा है उसके अंदर हवा डालू तो गुब्बारा पूरा फूल जाएगा। पर अब एक बॉक्स लिया मैंने, अब इसके अंदर मैं गुब्बारा फुलाऊं और इसके अंदर एयर डालू तो गुब्बारा कितना फूलेगा, वो डब्बे की आकार की जितना ही बढ़ेगा, ज्यादा नहीं फूल पाएगा। तो सेम ऐसा ही है, अगर मैं लंग्स के अंदर एयर डालू तो लंग्स उतना ही फूल पाएगा, ये जो हमारा लंग्स है उतना ही फूल पाएगा जितनी उसके आजू बाजू स्पेस होगी। मतलब लंग्स होता है उसके फूलने की कैपेसिटी किस पे आधार होती है, मतलब जो लंग्स होता है ना, जो लंग्स होता है ना, लंग वो पल्मोनरी वॉल्यूम डायरेक्टली किस पे डिपेंड करता है, तो थोरैक वॉल्यूम पे। जैसे कि हमने लंग्स के जो आजू बाजू की जो लेयर होगी ना, यहाँ पे जो वॉल्यूम ज्यादा होगी ना, तब अपना लंग आराम से समझ रहे हो ना कि आराम से ज्यादा फूल पाएगा। मतलब जितनी ज्यादा फेस उतना ज्यादा गुब्बारा फूलेगा। सिंपल सा कॉन्सेप्ट है जो आप गुब्बारे के ऊपर से समझ सकते हो। तो वही बात लिखी है यहाँ पे, वी कांट चेंज द पल्मोनरी वॉल्यूम
डायरेक्टली, मतलब कि जो हम लंग्स की वॉल्यूम है उसको डायरेक्टली नहीं बढ़ा सकते जब तक हम थोरेसिक वॉल्यूम होती है उसको ना बढ़ा ले। तो सिंपल सा ये वाला स्टार पॉइंट है, ये भी नीट के पीवाईक्यू के तरीके से हम ले सकते हैं, यानी इंपॉर्टेंट पॉइंट है आईएमपी। पल्मोनरी वॉल्यूम डिपेंड ऑन थोरेक वॉल्यूम, जो मैंने अभी तक आपको समझाया वही चीज ये एक लाइन में लिखी हुई है। तो अब लंग्स के दो पार्ट होते हैं, एक कंडक्टिंग पार्ट होता है और एक रेस्पिरेटरी पार्ट होता है, जिसे हम एक्सचेंज पार्ट भी कह सकते हैं। ये वाली चीज भी इंपॉर्टेंट है। रेस्पिरेटरी पार्ट को हम एक्सचेंज पार्ट कहते हैं। कंडक्टिंग पार्ट क्या होगा? जो हम सांस ले रहे हैं, एयर कहाँ से आ रहा है, पूरी कंडक्टिंग पार्ट है। कंडक्ट ट्रांसपोर्ट पोर्ट ऑफ एयर फ्रॉम एटमॉस्फेयर टू एक्सचेंज पार्ट ऑफ द ट्यूब, फ्रॉम एक्सटर्नल नोस्ट्रिल टू टर्मिनल ब्रोंकियोल। ये कहां से होता है? एक्सटर्नल नोस्ट्रिल से, मतलब नोज से लेकर टर्मिनल ब्रोंकियोल तक होता है। तो कंडक्टिंग पार्ट का सिंपल सा क्या काम होता है? तो ये एयर को कंडक्ट करेगा। सिंपल पॉइंट, ये वाली चीज तो हमें याद ही रह जाने वाली है। जो एयर है, एयर तो उसको ह्यूमिडिफिकेशन कर लेगा, मतलब उसके अंदर थोड़ा वाटर वाला पार्ट। आपने कभी भी देखा कि आप जब छींक खाते हो तो सिर्फ हवा ही बाहर नहीं आती, अगर आप छींक खाओगे उसके साथ कुछ ह्यूमिडिफाइड एयर आते हैं, जिसको आप अपने कभी हाथ पे छिखाएंगे तो पानी पानी सा हो जाता है, उसको हम कहते हैं ह्यूमिडिफिकेशन ऑफ एयर। अभी क्या करेंगे? अब पूरी एयर ले रहे हो, वो एयर में कितना पोल्यूशन होता है, तो उसको क्लीन करने का पार्ट भी अपना कंडक्टिंग पार्ट करते हैं, फिल्टरेशन ऑफ एयर। अभी देखो, ठंडी के मौसम में हम जस्ट एयर लेते हैं, वो ठंडी होती है, तो गर्मी के मौसम में वो कितनी गर्म हवा होती है, तो अपनी बॉडी के अंदर तो गर्म हवा जाएगी नहीं। तो ये कंडक्टिंग पार्ट क्या करता है पता है? मेंटेन ऑफ टेम्परेचर ऑफ एयर, एयर के टेम्परेचर को भी मेंटेन कर लेता है। एक्सचेंज पार्ट के अंदर पढ़ेंगे हम गैसेस एक्सचेंज, मतलब जो अपनी गैसेस होती है, कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन, और यहाँ पे एक्सचेंज होती है। डिफ्यूजन यहाँ पे होता है पहले। तो इसके अंदर सिर्फ दो ही पार्ट है नॉर्मली, इतने सारे पार्ट नहीं है जितने कंडक्टिंग पार्ट के अंदर होता है। एल्वियोला होती है और एक इसकी डक्ट्स होती है जो ये काम करती है, मतलब कि एल्वियोला के अंदर से ऑक्सीजन जाएगा ब्लड्स की वेन के, और ब्लड्स की वेन के अंदर से जो कार्बन डाइऑक्साइड आएगा वो एल्वियोला के थ्रू बाहर चले जाएगा। बस इतना ही एक्सचेंज पार्ट का सिंपल सा काम होता है। और अपने ने पढ़ा था स्ट्रक्चर ऑर्गेनाइजेशन इन एनिमल के अंदर कि जो लंग्स के अंदर, वेन्स के अंदर क्या होती है? सिंपल स्क्वेमस एपिथेलियम होती है, मतलब बहुत पतली होती है, तब जाके इसके अंदर ऑक्सीजन डिफ्यूज कर सकती है, मतलब जो एयर होती है बाहर आ जा सकती है। तो आई होप कि आज का ये लेक्चर आपको पूरा अच्छे तरीके से समझ आ गया होगा। तो अगले लेक्चर में हम पढ़ने वाले हैं मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग, जिसको भी हम बहुत अच्छे से इजी तरीके से क्रैक करने वाले हैं। तो अगर आपको ये वाला लेक्चर समझ आया हो तो प्लीज सब्सक्राइब कर दे। ये हैंड रिटन नोट्स मैं आपको कमेंट सेक्शन में दे दूंगा। ये हैंड रिटन नोट्स बनाने में मेरे को बहुत टाइम लगा है, तो आप मेरी मेहनत के लिए एक लाइक तो कर ही सकते हो और एक सब्सक्राइब, और ये वीडियो ज्यादा से ज्यादा आगे लोगों तक पहुंचे, उनको भी अपने फ्रेंड्स के जरिए ये शेयर कर दीजिएगा। आगे भी मैं अच्छे से पूरा चैप्टर और भी जो आपकी डिमांड होगी उसके हिसाब से लाता रहूंगा। तो ये आज का पार्ट 2 था। अभी मिलते हैं पार्ट 3 के अंदर। अरे सॉरी, है फाइल लिख दिया, पार्ट 3 के अंदर। तो तब तक के लिए गुड बाय। ठीक है, एक तो लाइक और शेयर ठोक दीजिए, महाकाल का दबा के लाइक और शेयर ठोक दीजिए। 5000 लौटे दिख जाना चाहिए। ये 4000 के लिए मैं यहाँ पे नहीं खड़ा हूँ।